नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं अगले हफ्ते सोने और चांदी का भाव कैसा रह सकता है, क्योंकि अगले हफ्ते फेडरल रिजर्व की बैठक भी है। अगला हफ्ता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। HDFC सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता और इब्जा के नेशनल सेक्रेटरी सुरेन मेहता जी। अनुज जी, पहले आप बताइए कि अगले हफ्ते कौन से इवेंट्स हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए फेड की बैठक के साथ साथ। और देखिए एफओएमसी का स्टेटमेंट तो इम्पोर्टेंट है ही। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बिल्डिंग परमिट्स का डेटा आना है, करंट अकाउंट का डेटा आएगा यूएस इकोनॉमी से, हाउसिंग स्टार्ट का डेटा आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा आएगा। तो बड़े बड़े डेटा आने वाले हैं अगले हफ्ते में। और जिस तरीके डेटा आने वाले हैं उससे लग रहा है कि उससे कहीं ना कहीं बेस मेटल और प्रीशियस मेटल को एक रुख मिलेगा, क्योंकि एफओएमसी की स्टेटमेंट से आपको गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड आता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर बिल्डिंग परमिट से हाउसिंग स्टार्ट की बात करें तो उससे कहीं ना कहीं बेस मेटल को सपोर्ट मिलेगा। और डेफिनेटली नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आनी है, वो तो हर हफ्ते रहती है और उससे भी हमें एक नया ट्रेंड बनते हुए देखेंगे, क्योंकि क्रूड आप देखें तो 10 महीने के हाई पर ट्रेड कर रहा है। तो अगला हफ्ता जो है वो काफी मोमेंटम से भरा रहेगा। और इंटरेस्टिंग क्या हुआ कि जो पिछले हफ्ते हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर में रिकवरी आते हुए देखी, वो कहीं ना कहीं एक मूड चेंज कर रही है कि जो लोअर लेवल से रिकवरी हुई है वो आगे भी एक्सटेंड हो सकती है। तो इस टाइम पर अगर हम देखें तो मार्केट काफी एक टाइट रेंज में फंसा हुआ है और एफओएमसी की स्टेटमेंट वहां पर एक ब्रेकआउट देगा। और अगर आप देखेंगे डॉलर इंडेक्स जो कि 105 तक चला गया था, वो 105 के नीचे है, तो वहां पर भी काफी एक रेजिस्टेंस वाली बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि अगला हफ्ता डेटा से भरपूर रहेगा और मोमेंटम भी हमें काफी देखने को मिलेगा। तो मेहता जी, अगले हफ्ते जैसे सोने और चांदी का भाव आप कैसे देख रहे हैं? आपकी क्या रेंज रहने वाली? पिछली बार की तो शायद आपकी एकदम करेक्ट रेंज रही थी इंडियन की। तो अब अगले हफ्ते कैसी रहने वाली है सर? अगले हफ्ते देखिए, मुझे लगता है कि 1900 स्पॉट मार्केट में $1904 से $1946 की एक रेंज बन रही है। मतलब यदि मैं इसको इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करूं, हालांकि मैं एक सारा कैलकुलेशन बिल्कुल डॉलर में ही निकालता हूं, लेकिन मैंने उसको आपके लोगों की संतुष्टि के लिए कन्वर्जन किया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गोल्ड 58,400 रुपए से लगा के 59,400 के बीच में भारतीय बाजारों में ये रेंज में मूव करेगा। और साथ ही साथ जो सिल्वर है, सिल्वर मुझे लगता है कि $22.95 से लगा के $24.10 के बीच में मूव करेगी, जो लगभग 71,600 से लगा के 74,900 के बीच में चांदी रह सकती है। और चांदी काफी वॉलेटाइल होगी अगले हफ्ते, ऐसा मेरा अनुमान है। तो अनुज भाई, अगर फेड की मीटिंग की बात करें तो अगर वो होल्ड रखते हैं तो प्राइसेस कैसे रिएक्ट करेंगे सोने और चांदी के? और अगर वो इंक्रीज करते हैं तो फिर प्राइसेस कैसे रिएक्ट करेंगे? तो अगला वीक बहुत सोने और चांदी के भाव और डायरेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी डिसीजन है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। जो इनका इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का है वो डिस्काउंट हो चुका है। बट हाँ, अगर वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाते हैं या होल्ड करते हैं तो हम उसका एक अच्छा सपोर्ट जो है वो गोल्ड सिल्वर पर आते हुए देखेंगे। और उनका इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेटमेंट रहेगा कि वो आगे के लिए क्या व्यू कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस साल के लिए ये इनका हो सकता है कि जो है लास्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ाना हो और उसके बाद वो अगले साल के लिए उसको एक्सटेंड करें। तो मुझे लगता है कि इस बार जो एक व्यू मिलेगा तो आने वाले 2-3 महीनों के लिए पूरा एक व्यू आता हुआ दिखाई देगा। अगले हफ्ते आपको अगेन बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिलेगी। लेवल वाइज देखें तो 1930 का एक रेजिस्टेंस है, अगर $1930 मार्केट ब्रेक करता है तो 1945 1950 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। डोमेस्टिक मार्केट में 59,300 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है, अगर 59,300 मार्केट ब्रेक करता है तो 59,800 से लेकर 60,000 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर सपोर्ट साइड की बात करें तो $1900 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। और अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो 58,500 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो 58,500 से लेकर 60,000 के बीच का मार्केट का दायरा जो है ये हम अगले हफ्ते देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि $24 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करते हैं तो फिर हम एक अच्छी तेजी आते हुए देखेंगे। हालांकि ब्रॉडली $26 का एक रेजिस्टेंस है, वो काफी टाइम से मार्केट होल्ड कर रहा है। अगर $26 मार्केट ब्रेक करता है तो फिर आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। डाउन साइड में $22 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि एमसीएक्स में करीबन 70,000 के आसपास का लेवल बनेगा। मुझे लगता है कि उसको नजर में रखना चाहिए और बायो डिप्स की स्ट्रेटेजी आपको सिल्वर में भी देखने को मिल सकती है। तो मेहता जी, चीन में अचानक से सोने के भाव या चांदी के भाव उसमें तेजी आ गई, तो उसके पीछे क्या रीजन देख रहे हैं आप कि वहां पर अचानक से क्यों तेजी आई और बाकी वर्ल्ड के मार्केट में उतनी तेजी क्यों नहीं उस हिसाब से आई है? हाँ, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। हमने चीन में देखा कि सोने के भाव
चीन में फ्यूचर मार्केट में $2045 तक पहुंच गए। और चांदी के भाव $25.67 तक पहुंच गए, जो कि बहुत ही अनयूजुअल है। क्योंकि दूसरे बाजारों में यदि आप कॉमेक्स वगैरह देखें तो इतने बाजार उछले नहीं थे। और दिस इज इन स्पाइट ऑफ फैक्ट कि चाइना में लगभग 400 से 450 टन गोल्ड का प्रोडक्शन खुद ही वहां पर होता है, वहां खुद माइनिंग होती है। मुझे लगता है कि चाइना को वैसे प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उनके कई डेटा बराबर बाहर भी नहीं आते हैं। लेकिन जो हमारे पास खबर है वो ये है कि चाइना में युआन के गिरने की वजह से, युआन पे लगातार प्रेशर बनने की वजह से वहां पे लोगों में अफरा तफरी मची हुई है गोल्ड को खरीदने के लिए। और ऐसा कहा जाता है, हालांकि कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट कई बार भी नहीं है, कि सरकार ने कई बैंकों को गोल्ड के इंपोर्ट के ऊपर वहां पे थोड़े रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, थोड़े कर्ब्स लगा दिए। लेकिन कोई भी इसकी खबर की पुष्टि नहीं हम कर पा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से यही वजह है कि चाइना में गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं और वापस रिपीट कर रहा हूं कि यदि ब्रिक्स नेशन आपस में समझौता अपनी करेंसी में ट्रेड करने का करेंगे तो हर सेंट्रल बैंक को गोल्ड को बैक करना पड़ेगा उनकी करेंसी के साथ में। और शायद हो सकता है कि चाइना भी यही कर रहा है और इसी वजह से गोल्ड के प्राइस चाइना में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और उसी के साथ साथ हमने सिल्वर के प्राइसेस में भी वहां पर बढ़ा। आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।